ठीक है गाइस, गूगल कॉलैब पे कल हम पढ़ रहे थे। ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन के बारे में, कि डेटा को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है। जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू कोलैबोरेटरी को क्लिक करेंगे और ये डेटा प्रोसेसिंग जो था .ipynb, इसको हिट करेंगे। सब म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है। तो कल हमने क्या है, इसको कनेक्ट करना बताया था, कनेक्ट करना होता है। ठीक है। तो कनेक्ट कर लेते हैं। क्लिक करोगे तो भी कनेक्ट हो जाएगा, और नहीं करोगे, इस शेल को चलाने लग जाओगे तो भी ये कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑल इन ऑल तुम्हें इंटरनेट चाहिए होता है, तो इंटरनेट की स्पीड बस सही होनी चाहिए ना। तो मैं सारे शेल को चला लेता हूँ। अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, हो रहा है कनेक्ट। मैं सारे शेल को चला रहा हूँ। हाँ, तो कल हमने बताया था कि एक डेटा बनाया था स्टूडेंट नाम का, एक छोटा सा डेटा, बहुत छोटा सा है ना। और उस पे हमने कुछ फंक्शंस बताए थे। जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें, जो यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ उसमें उन फंक्शन के नाम भी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा फंक्शन नहीं पढ़ा पाता हूँ। बताते बताते तुम लोगों से बात करते करते मेरा वैसे ही वक्त निकलता है जैसा पहले निकल जाता था। ठीक है। तो देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बनाने की कोशिश करी थी लास्ट टाइम, है ना। तो यहाँ पे हमने एक डेटा फ्रेम बनाने की कोशिश करी थी मैनुअली, जिसको हम कैसे फिल करते थे और कैसे सिंगल सिंगल रो को लेके आते थे, वो हम देख रहे थे। ठीक है। अब एक डेटा सेट मैंने सुपर स्टोर का कल डाउनलोड किया था, और उसको डीएफ नाम के वेरिएबल में स्टोर भी किया है। ठीक है, तुम लोग को लिंक भी दिया था। ये सारा का सारा मैं गिटहब पे डाल दूंगा, और आज ही डाल दूंगा। ठीक है। और जॉब डिस्क्रिप्शन, ये जो वीडियो अपलोड करूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम लोग को, वहां से तुम लोग कॉपी कर सकते हो इसको। ठीक है। अभी पूरी तरह से बना नहीं है, इसीलिए मैंने इसको अभी तक किया नहीं, बट सोच रहा हूँ कि अब गिटहब से कॉन्फ़िगर करके रोज रोज जितना पढ़ाता हूँ उसको अपडेट करता रहूंगा। ठीक है। चलो। तो जो हमने डेटा फ्रेम डाउनलोड, सॉरी, जो हमने डेटा डाउनलोड किया था वो ये है, जिसमें तकरीबन 9,993 बंदों के डेटा थे। ये वो डेटा है। ठीक है। अब सबका डेटा नहीं दिखा सकते हैं ना, तो इसीलिए इन्होंने कुछ ही लोगों का डेटा दिखाया। इसमें 11 लिखा हुआ है, ऊपर चलते हैं जहाँ पे कोर डेटा है। ये है वो डेटा। ठीक है। यहाँ पे ये तुम लोग को डॉट 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 दिख रहा है ना, तो शुरू के कुछ डेटा और लास्ट के कुछ डेटा, इसका मतलब है कि दिखा रहा है। सारा डेटा दिखाने में बहुत वक्त लग जाएगा। और ये एक एरर आ रहा था जिसको एनकोडिंग ISO 8859-1 कह रहे थे। मैंने इसमें चैट जीपीटी का यूज बताया था, और बार बार रेकमेंड कर रहा था कि चैट जीपीटी की मदद से इसको मत कर। ठीक है। कोड पे फोकस करो। इन सबको मैनुअली अगर हम ढूंढने जाते हैं तो बहुत सारी न्यू चीजें हमें देखने को मिलती, जिससे हमारा नॉलेज इनहेंस होता है। लेकिन चैट जीपीटी ने बहुत सारी चीजें आसान कर दी है, इसीलिए बस मैं कह रहा हूँ कि चैट जीपीटी के पीछे मत भागना। चलो, एक काम करते हैं, इसी को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। और ये मेरे ड्राइव में है। मैंने कल बताया था कि ये मेरा ड्राइव है जो माउंट हो रखा है। ठीक है। ये ड्राइव है, और इस ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बनाया था।
और उस फोल्डर के अंदर मैंने डेटा एनालिसिस नाम के फोल्डर बना रखे और यहाँ पे ये डेटा स्टोर्ड है, यही ये पाथ है। ठीक है, ये रिलेटिव पाथ है जो हमारे मशीन में नहीं है, गूगल कोलैब, गूगल से अटैच्ड है ये। तो गूगल का ये रिलेटिव पाथ है, मतलब गूगल का कुछ और अपना पाथ होगा, गूगल का भी अपना एक सुपर कंप्यूटर होगा जिसमें वो भी कोई सुपर यूजर हैंडल करता होगा। सुपर यूजर यानी कि जैसे हम दिस पीसी खोलते हैं ना यहाँ पे, या सीएमडी जब तुम खोलते हो, सीएमडी जब तुम खोलते हो तो सीएमडी खोलने के साथ साथ क्या होता है, ये सी यूजर कृष्णा, तुम लोग का अपना नाम यहाँ पे आएगा लेकिन सी यूजर सबका कॉमन रहता है। ठीक है, उसी तरह गूगल का भी सुपर कंप्यूटर होगा, उसका भी सी यूजर करके कुछ खुलता होगा, है ना। लेकिन उसके बाद के जो पाथ होते हैं उसको रिलेटिव पाथ कहते हैं। मेरा ये जो है सीएमडी, यहाँ पे जो सीएमडी खोल रहा हूँ, ये स्टैटिक पाथ है, ये स्टैटिक पाथ, ये कभी नहीं बदलेगा। अब इसी पाथ के आगे इतने पाथ को जोड़ के गूगल ने अपना एक हमें यूनिक एक पाथ दिया जिसको रिलेटिव पाथ कहते हैं। ठीक है, छोड़ो इसको, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है ऑल इन ऑल। ठीक है, नीचे आ जाना है और एक सेकंड में इसको साइड में कर देता हूँ मेरा PDF। और बिल्कुल लास्ट में आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे इस पाथ को पेस्ट कर दो। कॉपी नहीं हुआ क्या? लग रहा है कॉपी नहीं हुआ। लेट मी डू इट अगेन। चलो कॉपी नहीं करते हैं जैसे, लेकिन यार उसमें फिर से वो एरर आएगा, ये वाला। इसको कॉपी कर लो पूरा का पूरा। बिल्कुल नीचे आ जाओ, यहाँ पे पेस्ट करो और डीएफ नाम के वेरिएबल में ये ऑलरेडी स्टोर्ड है, ये हमारे ड्राइव से आ रहा है सारा डेटा। ड्राइव भी गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो गूगल ने ड्राइव का एक्सेस दे रखा है, मतलब इससे कनेक्ट करने को गूगल कोलैब से ड्राइव को ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो अब डीएफ को जब हम रन करेंगे तो मेरे पास बहुत बड़ा डेटा एक आने वाला है। ठीक है, जिसमें तकरीबन 9,994 लोगों के डेटा है। ठीक है, तो ये उनका कॉलन आईडी है। ठीक है, अगर इसको एक बार में तुम देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो, 999,994 रोज हैं और 21 कॉलम्स है। ठीक है, तो ये हमारा शेप है पूरे डेटा का। ठीक है, अब हम इस डेटा को देखना चाहते हैं कि इस डेटा में कौन सा कॉलम क्या कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसका मेटा डेटा चाहिए होगा, तो पहले हम ऐसे ही देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसमें। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 3 डॉट आ गया है। कहने का मतलब इसमें बहुत सारा डेटा था तो एक बार वो स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा था, इसीलिए इन लोगों ने 3 डॉट्स दे दिए। ठीक है, लेकिन अब हमें सारे डेटा का, मतलब सारे कॉलम का देखना है कि कौन सा कॉलम खाली है कौन सा कॉलम नहीं है। तो वो हम इस डेटा पे देख सकते हैं। अब ये डीएफ नाम के वेरिएबल में लेट से स्टोर्ड है, तो मैं डीएफ के ऊपर एक ऑपरेशन चलाऊंगा। डीएफ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। डीएफ डॉट इज नल। ठीक है, तो इज नल एक फंक्शन है जो क्या करता है कि जहां पे भी डेटा खाली होगा ना वहां पे फॉल्स लिख देता है। ठीक है, जैसे मैं स्टूडेंट का ही डेटा पे एक बार दिखाता हूँ इसको। स्टूडेंट जो मैंने मैनुअली बनाया था कल, इसी सीट में है। तो देखो जहाँ पे नैन नैन दिख रहा है ना, अगर मैं इसके ऊपर पहले क्या करता है वो समझ लो। ठीक है, ये जहां पे नैन वैल्यू होती है ना वहां पे ट्रू लिखता है कौन, स्टूडेंट डॉट इज नल डॉट सम। इजनल डॉट सम है ना, इजनल सॉरी इजनल, वो हमारा जहाँ पे नैन है वहां पे ट्रू लिखेगा, बाकी सब जगह पे फॉल्स लिखेगा। यहाँ पे फॉल्स लिखेगा, यहाँ पे फॉल्स लिखेगा, सब जगह पे फॉल्स लिखेगा। लेकिन ट्रू कहाँ लिखेगा, जहाँ पे नैन वैल्यू होगा। ऑलराइट, अब करके देख लेते हैं। डॉट इज नल पैरेंथेसिस, बस इतना चलाओ। देखो जहां जहां पे हमारा डेटा नहीं था वहां वहां पे ट्रू है। जैसे एज में तीसरे नंबर पे हमारा डेटा नहीं है तो देखो वहां पे ट्रू आ रहा है। यहाँ पे वेट में हमारा सबसे पहला डेटा नैन है तो यहाँ पे देखो ट्रू आ रहा है।
बाकी मार्क्स में जो सबसे लास्ट में हमारा सेकंड लास्ट है उसमें नैन था, तो यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है, यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेटा नहीं था। तो इससे कुछ अच्छा पिक्चर मिलता नहीं है। ये एक ऑपरेशन दे दिया गया है लेकिन इसका यूज करते नहीं है ज्यादा हम लोग। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जो डेटा चाहिए होता है वो एक कैलकुलेटेड फॉर्म में चाहिए होता है कि कितना डेटा तुम्हारा मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट डॉट इज नल पैरेंथेसिस और इसके ऊपर भी डॉट लगा के एक सम लगा देते हैं, मतलब जितने भी खाली डेटा थे उनको जोड़ लो कॉलन वाइज, और उनके कॉलन को, जैसे नेम नाम का कॉलन होता है, नेम के सामने कोई भी डेटा खाली नहीं है तो जीरो लिखा हुआ आएगा। नेम के सामने कोई भी डेटा खाली नहीं है तो उसके सामने जीरो लिखा हुआ आएगा। एज के सामने एक डेटा खाली है ये, तो यहाँ पे वन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ऐसे इसकी कॉन्फ़िगरिंग की जा रही है। वेट के आगे, ये वेट नाम का कॉलन है, इसके इस कॉलन में एक डेटा खाली है तो यहाँ पे भी ऐसा कॉलन देके वन लिखा जाएगा। यहाँ पे मार्क्स में ऐसे मार्क्स लिख दिया जाएगा और कॉलन देके यहाँ पे वन लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक डेटा खाली है। उसी तरह से रिजल्ट में एक डेटा हमारा खाली है तो वन लिखा जाएगा। ऐसा आउटपुट आने वाला। तो चलो एक बार इसको चला के देखते हैं, आउटपुट देखते हैं ऐसा आता है क्या। और देखो वैसे ही आउटपुट आया। नेम पहला कॉलम था तो उसके आगे जीरो लगा दिया गया, एज पहला कॉलम था तो उसके आगे वन लगा दिया गया। ठीक है। मार्क्स के आगे भी वन, वेट के आगे भी वन, जैसा हमने डेटा देखा था। और इन सब का जो डेटा टाइप था वो int 64 में। ठीक है। ये हमें पांडास अपने तरफ से दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब यस सर। हम डीएफ जो डेटा फ्रेम है हमारा बड़ा वाला, उसके ऊपर देखते हैं भाई उसके ऊपर कितने कॉलम है। 21 कॉलम है। तो 21 कॉलम में कितने हमारे डेटा खाली। अब इतने बड़े डेटा पे जो हमें ट्रिपल डॉट के साथ दे दिया गया जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, उसके ऊपर ये ऑपरेशन बहुत कारगर होते हैं। तो हम डीएफ डॉट इज नल डॉट सम अगर करेंगे तो ये हमें सारे कॉलन, यानी कि 21 को 21 कॉलन के नाम देगा और उसमें कितने हमारे डेटा खाली थे वहां पे उसके काउंटिंग गिन के दे देगा। तो इसमें कोई भी डेटा खाली नहीं है। मैंने बोला था ना कि जिसने एनालिसिस इस पे किया होगा उसने कोई डेटा खाली छोड़ा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद उस डेटा को उसने कैगल पे अपलोड किया। ठीक है। तो अब इस केस में हमें टाइटेनिक ही याद आ जाता है। ठीक है, तो टाइटेनिक को उठा के ले आओ। बहुत सारे ऐसे डेटा होंगे जो हमारे भी जहन में नहीं होंगे। ठीक है। तो देखो, इसमें टाइटेनिक लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करो या फिर थोड़ा बैक जाओ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया है। ये है टाइटेनिक का डेटा। यहाँ से तुम्हें ये दिखेगा। यहाँ से देखो 12 KB का डेटा है। तो जब इसको डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये देखो टाइटेनिक का जहाज बना के दिया गया है। ऐसा जहाज था। ठीक है। सब कुछ इसके बारे में बताया गया है। इसमें देखो कितने कॉलम हैं, तो यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है। डिटेल्स दिया हुआ है, पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड, पी क्लास। अब यही है मेटा डेटा। पी क्लास क्या होता है, तो पैसेंजर क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इसके बारे में मेटा डेटा इन्होंने बनाया होगा। ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखो यहाँ पर मेटा डेटा दिख रहा है ना। इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे तो तुम्हें इसके बारे में इसने कुछ लिखा है। थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करने दो। इसने भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। ये कोई बंदा होगा जिसने इस पे कोडिंग करी होगी, इसका एनालाइज किया होगा इस डेटा को, और फिर उसने उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, अपना नाम तक नहीं लिखा, देख रहे हो, कुछ नहीं लिखा है। बट एनीवेज हमें इसके बारे में पता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि कौन इतना मेहनत करने जाएगा। तो देखो इसको मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड होगा एक आर्काइव फाइल में। 2 बार शायद मैंने डाउनलोड कर दिया, ये डाउनलोड्स में हमारा चला जाएगा। ये है हमारा वो डेटा। ठीक है। तो आई थिंक इसने डेटा को 2 पार्ट में तोड़ दिया है। इसने मशीन लर्निंग का काम किया है इस पे, टेस्ट डेटा और ट्रेन डेटा 2 पार्ट में तोड़ा है इसने। ठीक है। देखो 29 KB
इस डेटा को कॉपी करते हैं। अब विजुअलाइजेशन से खुलेगा हमारे लोकल मशीन में, क्योंकि मेरा मशीन में नोटपैड से खोलते हैं, क्योंकि मेरा मशीन में एक्सेल वगैरह नहीं है। तो बहुत सारा डेटा है। ठीक है, बहुत सारा हमारे पास डेटा है। अगर ये नहीं तुम्हें डेटा समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखो कंपटीशन सेक्शन है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं कैगल पे, जिसमें पैसे मिलते हैं अगर तुम जीतते हो तो। ठीक है, तो कितने कितने लाख सर? ये देखो ये इनाम की रकम है, दिख रहा है ये इनाम की रकम है। ठीक है, लेकिन इसके लिए पावरफुल प्रोसेसर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये टाइटेनिक का डेटा जो है ऑन गोइंग है, ये हमेशा के लिए चल रहा है कंपटीशन, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं है, क्योंकि होता है ना कुछ कुछ डेटा डाल दिया परमानेंट वो चलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये देखो डेटा सेक्शन दिख रहा है ना, यहाँ से डेटा हमें मिल जाता है। तो ट्रेन टेस्ट देखो दो पार्ट में तोड़ा है ना इन लोगों ने। इस डेटा को डाउनलोड करो। देखो ये डेटा में शायद कुछ आए, नहीं है। दो डेटा बनाए इन लोगों ने ट्रेन टेस्ट करके। ठीक है, तो हम इस डेटा को ले लेते हैं, ट्रेन डेटा को। इस डेटा को डाउनलोड करते हैं, यहाँ से डाउनलोड होगा। ठीक है, ये डेटा सही है, इसमें बहुत सारे लोगों का इंफॉर्मेशन है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है, मैंने तुम लोग को बोला था ये एक सीएसवी डेटा है, देख रहे हो ना सीएसवी लिखा हुआ डॉट सीएसवी, और मैंने बोला था कि सीएसवी और कुछ नहीं बल्कि एक प्लेन टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल नाम का एक फाइल होता है, मतलब टेक्स्ट तरह का ही फाइल होता है, लेकिन सीएसवी का फुल फॉर्म बताया था मैंने, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। देखो सारी वैल्यू कॉमा से सेपरेटेड है क्या, देखो सारी की सारी वैल्यू कॉमा से सेपरेटेड, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को ही सीएसवी फाइल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे लोकल मशीन में खुल गया है। अब हम चाहते हैं कि इसको हम अपने ड्राइव तक पहुंचा दें। तो ड्राइव तक पहुंचाने के लिए आपको चले जाना है ड्राइव में, ड्राइव में आ जाओ। ड्राइव में आने के बाद आपको माई ड्राइव में जाना है, माई ड्राइव में आपको मिल जाएगा डेटा एनालिसिस नाम का फोल्डर, उसके अंदर इस डेटा को ले जाकर डाल देना। ये डेटा है हमारा, इसमें हम राइट क्लिक करेंगे और अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, और डाउनलोड्स में हमारा ये ट्रेन नाम का जो फाइल था आया था, और इसको अपलोड हम कर रहे हैं, देखो इधर अपलोड चल रहा है। ठीक है, और ट्रेन डॉट सी एस वी आ गया। इसको चाहो तो आप रीनेम कर सकते हो, रीनेम करके इसको टाइटेनिक कर लो, रीडेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, और ओके कर दो, देखो टाइटेनिक में कन्वर्ट हो गया। अब चले जाओ गूगल कॉल ऐप पे। ठीक है, गूगल कॉल ऐप पे जब आप आ जाओगे तो यहाँ पे आप एक बार इसको बंद करके फिर से ओपन करोगे ना, तो देखो ये टाइटेनिक का डेटा सेट आ गया। अब इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, और यहाँ पे आ जाओ, df इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, ये नॉर्मल चल जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये भी कुछ वैसे ही एरर बता रहे हैं, नो सच फाइल। अच्छा इसको एक बार बंद करके स्टार्ट करो, इसको एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो। डिस्कनेक्ट हो गया, अब रिकनेक्ट का ऑप्शन आ गया, कनेक्ट कर लो। कनेक्ट हो रहा है, एक बार ये हो जाए तो फिर हम इसको चलाएंगे और हमारा ड्राइव भी माउंट हो रहा है। देखो यहाँ पे लिख रहा है ना माउंटिंग गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव को भी ये यहाँ गूगल कॉल ऐप के साथ अटैच कर रहा है। चलो, अब इसको जब हम शिफ्ट एंटर करके रन करेंगे तो कह रहा है पीडी इज नॉट डिफाइंड, तो पीडी पांडा होता है, अब क्योंकि बंद किया होगा तो सब कुछ देखो सारी चीजें ये भूल चुका है, तो तुम्हें फिर से पांडा को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि सबसे ऊपर से फिर से चला लो सब कुछ, कहीं ना कहीं तो पांडास तुमने लिखा ही होगा, तो सबका सब चल जाएगा, तो पांडास भी आ जाएगा। ये कैसे किया? हम्म, ये कैसे किया? कैसे किया मतलब?
ये सारे कोड कैसे चल रहे हैं सर अपने आप? सब मैं शिफ्ट एंटर दबाते जा रहा हूँ, तो जितनी चलती अच्छा, है ना वो सब चलते हैं, ऊपर से, हाँ ओके ओके ऊपर से। ओके ओके। क्या कह रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी अवेलेबल। अच्छा ट्रेन नाम से आया है ना, ये तो टाइटेनिक नाम बदल दिया था और यहाँ पे लेट वाला अपडेट हुआ होगा। सही है। डेटा एनालिसिस के अंदर देखो आप टाइटेनिक आ गया ना, और यहाँ पे मेरा ट्रेन डॉट सी एस बी आ रहा है, यही एरर था। इसको फिर से यहाँ पे टाइटेनिक बस लिख दो, आ जाएगा टाइटेनिक। ओके शिफ्ट एंटर, और डीएफ में ये हमारा आकर स्टोर हो गया। अब इस डीएफ को जब आप चलाओगे तो टाइटेनिक का सारा डेटा आएगा, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है। देखो 891 लोगों का डेटा है। ठीक है। टाइटेनिक में तकरीबन 2200 लोग चढ़े थे। ठीक है। कितने जिंदा हैं कितने मर गए, तो इन डेटा को दो पार्ट में तोड़ा गया है कुछ मशीन लर्निंग इंजीनियर द्वारा, जिन्होंने इसके ऊपर एनालिसिस करी थी, और एनालिसिस करने के साथ साथ प्रिडिक्शन भी निकाला। प्रिडिक्शन का मतलब ये होता है कि क्या क्या सरकमस्टांसेस रहे होंगे उस बंदे के पास जो टाइटेनिक में या टाइटेनिक की टिकट खरीद के टाइटेनिक पे गया था, उसके बचने के। अगर वो अकेले होगा, जवान होगा, तो जाहिर सी बात है फुर्तीला होगा। अगर वो फर्स्ट क्लास में होगा तो उसके पास पैसे भी होंगे, तो उसके ज्यादातर चांसेस है कि वो बंदा बच जाए। ऐसा सिनेरियोज। तो अब एक डेटा एनालिसिस के प्रोस्पेक्टिव से सोचोगे तो इसमें तुमसे पूछा जाएगा कि टाइटेनिक में आखिर कैसे, मतलब मेल को बचाने की कोशिश की गई थी कि फीमेल को बचाने की ज्यादा कोशिश की गई थी, तो वो तुम्हें नहीं पता है। वो डेटा एनालिसिस अब इस डेटा को देख के बताएगा, तो एक साथ तो देखना इम्पॉसिबल है। क्या ही समझोगे इससे, कुछ नहीं। तो अब तुम्हें टूल चाहिए होगा पांडास जैसा, नंपाई जैसे, जिसकी मदद से तुम ये काम करोगे। ठीक है। तुम इसमें से रिपोर्ट्स बनाओगे कि भाई ये सरकमस्टांसेस थे, मतलब जो मेल था उसके बचने के चांसेस ज्यादा रहे, क्योंकि हमारे डेटा का कहना ये है कि सबसे ज्यादा मेल बचे हैं। फीमेल के बचने के अगर चांसेस ज्यादा रहे तो हमारी एनालिसिस में फीमेल की काउंट ज्यादा आ रही होगी। मान लो 100 मेल है और 100 फीमेल है, 100 मेल हैं और 100 फीमेल हैं। ठीक है। और अगर तुमको अगर ऐसा कुछ डेटा मिल जाए, ऐसा एक कलेक्टिव डेटा मिल जाए, सबका सबका काउंटिंग अलग अलग होके मिल जाए, तो मेल अगर 75 बचे हैं और फीमेल 90 बची हैं, तो बताओ किसको बचाने की सबसे ज्यादा कोशिश की गई होगी। हम देख के नहीं बता सकते, अपना रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई 90 फीमेल बची हैं, तो फीमेल की काउंटिंग 100 और 90 बची हैं, मेल की काउंटिंग भी 100 और 75 बचे हैं। तो जाहिर सी बात है फीमेल को बचाने की कोशिश की गई है। ये हम देख के बता सकते हैं डेटा को। ठीक है। चलो, यही सब हमें करना है, हमें एनालाइज करना है इस डेटा को कि भाई किसको बचाने की कोशिश की गई थी। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें आखिर किस किस बातों का ध्यान रखना है, किस किस कॉलम को लेना है, जिससे हम ये पता कर पाए कि देखो एनालिस्ट का काम होता है ना कि वो कुछ एनालाइज ऐसा करके बताए जो सच में उस समय कारगर था फैक्टर किसी इंसान के बचने पे या मरने पे। ठीक है। ये टाइटेनिक्स डेटा सेट का कहना है। एनालिसिस एनालिस्ट जो है यही सब चीजों पर फाइंड आउट करेगा। तो उससे पहले हमें डेटा को समझना पड़ेगा, क्योंकि डेटा में 891 रोज हैं, यानी कि 891 लोगों का डेटा, और 12 कॉलम यानी कि 12 वेरिएबल्स है। हर एक बंदे का एक वेरिएबल, तो ऐसे मिला के कितने वेरिएबल, तो 12 वेरिएबल, और कितने सारे लोग थे, तो 891 लोगों का डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखो नैन दिख रहा है तुमको, नैन दिख रहा होगा, बहुत सारी जगह पे नैन है। यहाँ पे देखो, इधर भी नैन है, यहाँ पे नैन है, यहाँ पे नैन है, यहाँ पे नैन है, मतलब कुछ ऐसे डेटा है जो खाली है। ठीक है। तो अब इन सभी बातों का पता डेटा एनालिसिस को एनालिस्ट को करना पड़ता है। कैसे, तो देखते हैं। देखो, अगर मैं एक बार में पता करने की कोशिश करूं तो मैं पता ये करूंगा, पहले तो डेटा को समझो, डेटा क्या कह रहा है। डेटा कह रहा है कि भाई दिस इज माई पैसेंजर आईडी। पैसेंजर आईडी का मतलब कि हर एक बंदा जब टाइटेनिक में एक एक करके चढ़ रहा होगा तो उसको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा नंबरिंग दिया जा रहा होगा, क्योंकि ये डेटा तब का है जब कंप्यूटर आए भी नहीं थे। ठीक है। तो ये डेटा 90 1912 का है, और 1914 का ही गेस है। 12 का, सॉरी 12 का है, 1912 में टाइटेनिक चली थी।
तब लोग जो चढ़े थे और जो रह गए या मर गए उनकी बातें हो रही थी इसमें। ठीक है। तो वो बंदा चढ़ते गया, उसका नंबर देते गया एक बंदा वहां पे जो, और एंट्री ले रहा था, एंट्री कर रहा था। ठीक है। अब ये सर्वाइव्ड कॉलन है। सर्वाइव्ड कॉलन क्या कह रहा है? जीरो का मतलब है कि इंसान बचा नहीं, मर गया टाइटैनिक के इंसिडेंट में। और वन का मतलब है कि बंदा बच गया। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का डेटा था। ठीक है। ये ट्रिपल डॉट में सब कॉलन में हमारे ट्रिपल डॉट आ रहे हैं, क्योंकि सबका डेटा वो क्यों प्रिंट करेगा? मान लो 1 करोड़ डेटा है तो वो तो प्रिंट करते ही रह जाएगा जितनी बार तुम चलाओगे। तो इसीलिए ये पांडास अपने तरफ से करके देता है और जुपिटर लैब भी अपने तरफ से करके देता है कि पूरा डेटा ना दिखा के बस डेटा को लोड कर देता है एक वेरिएबल के अंदर, जो ये वेरिएबल है डीएफ। ठीक है। तो जो भी ऑपरेशन करोगे वो सब पे इम्प्लीमेंट होगा, भले ही वो ट्रिपल डॉट में छिपे हो या ना छिपे हो। ठीक है। ओके। पी क्लास का मतलब क्या होता है? पी क्लास का मतलब होता है पैसेंजर की क्लास। जैसे हम इंडियन रेलवेज में अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो इंडियन रेलवेज में क्लास होती है, जनरल क्लास, सेकेंड एसी, सॉरी स्लीपर, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी, है ना, थर्ड एसी। ठीक है। ऐसे करके क्लासेस होती है। फ्लाइट में तुम चढ़ोगे तो बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास। उसी तरह से टाइटेनिक में हमारे 3 क्लास में का पूरा शिप को बांटा गया था और उसके बेसिस पे टिकट के पैसे चार्ज किए गए थे। तो फर्स्ट क्लास की टिकट हाई होगी, सेकंड क्लास की टिकट थोड़ी सी कम होगी और थर्ड क्लास की उससे भी कम होगी। तो देखो यहाँ पे टिकट दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें अमाउंट नहीं है, अमाउंट यहाँ पे है फेयर में। ठीक है। तो अब तुम लोग को इस डेटा को देख के ऐसा लगेगा ना कि नहीं, टिकट को तो उस बेसिस पे नहीं, मतलब उसके चार्जेस रखे गए हैं जिस बेसिस पे कृष्णा बता रहा है। टिकट के चार्जेस बिल्कुल फ्लाइट की तरह दिए गए थे। मतलब जो जितना पहले बुकिंग कराएगा, भले ही वो फर्स्ट क्लास का करा रहा है, अभी टाइटैनिक पानी में आया भी नहीं है, उससे पहले टिकट की बुकिंग करा रहा है 1-2 महीना पहले बस न्यूज सुन के, तो उसके टिकट के कॉस्ट कम लगे हैं। ठीक है। जो जितना लेट करवाया है उतना ही ज्यादा उसको पे करना पड़ा है। ठीक है। ऐसा हुआ है टाइटैनिक डेटा सेट पे। ठीक है। तो पी क्लास का मतलब पता चला, पैसेंजर की क्लास। तो कितने क्लास थे? तो 3 क्लासेस थे, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास। ओके। उसके बाद है नेम। उन बंदों के नाम जो टाइटैनिक के इंसिडेंट हो जाने के बाद बचे या मर गए, उनके नाम ही हैं। ठीक है। उनका जेंडर, ठीक है, कि मेल थे कि फीमेल थे। ठीक है। तो मेल फीमेल के मतलब 2 क्लास में पूरे डेटा को बांटा गया है, मेल और फीमेल। इन सब के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। कैटेगोरिकल डेटा अगर नहीं पता है तो पुरानी वीडियोस देखो, इसी में, इसी सीक्वेंस में, डेटा प्लेलिस्ट के सीक्वेंस में है। ठीक है। एज की बात हो रही है तो इसमें एज है। ठीक है। देखो इसमें नैन भी वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू खाली भी है। तो इसको हम अपने आंखों से नहीं देख के बता सकते कि कौन सी वैल्यू खाली, कौन सी वैल्यू नहीं खाली। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एज में एक ही डेटा खाली है, लेकिन ट्रिपल डॉट के अंदर कितने डेटा होंगे हमें नहीं पता है। तो उसको पता करने के लिए हमें एनालिसिस यानी कि पांडास और नंपाई का सहारा लेना पड़ता है। फिर उसके बाद है सिब्स। अब इसका मतलब क्या समझे? तो मेटा डेटा नहीं होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो सिब्स का मतलब होता है SIB, जो शुरू वाला है ना, उसका मतलब है सिबलिंग, सिबलिंग। और इसका मतलब है स्पाउस। उसको मिला के सिब्स लिखा गया इस डेटा सेट के हेडिंग का नाम। ठीक है। तो यही मेटा डेटा हमें डिफाइन करते हैं कि भाई हमारे कितने वेरिएबल और कौन कौन से वेरिएबल हैं। तो सिबलिंग और स्पाउस मतलब जिस बंदे ने टिकट का पेमेंट किया है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ या तो उसके भाई बहन गए होंगे या तो उसकी वाइफ या हस्बैंड गए होंगे। ठीक है। अगर फीमेल मेल होगा तो वाइफ गई होगी, नहीं तो भाई बहन गए होंगे। और अगर फीमेल होगा, फीमेल होगी तो या तो उसका हस्बैंड गया होगा, उसका या तो उसके भाई बहन गए होंगे। उसी तरह से यहाँ पे पार्च करके दिया होता। पार्च कुछ होता नहीं है। पार्च का मतलब यहाँ से देखो, PAR का मतलब होता है पेरेंट, CH का मतलब होता है चाइल्ड। पेरेंट और चाइल्ड। जो बंदा गया, जो गुजर गया पहला वाला, वो थर्ड क्लास में गया था, उसका नाम ये था, और वो मेल था, उसकी एज 22 थी। वो अपने सिबलिंग या स्पाउस में से किसी के साथ गया था। ठीक है। उसके साथ कोई पेरेंट या चाइल्ड नहीं थे, उसके मम्मी पापा नहीं थे या उसके बच्चे, कोई नहीं था, जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है। टिकट का नंबर उसका ये है। ठीक है। उसका जो किराया लगा था बंदे का, वो $60.25 लगे थे। ठीक है। कैबिन का पता नहीं है उसका कि वो किस कैबिन में था। कैबिन मतलब होता है जैसे हमारे बर्थ होते हैं ना रेलवेज में,
उसी तरह से कैबिन का मतलब शिप में उसका अपना रूम होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है एम्बार्क्ड। एम्बार्क्ड का मतलब होता है कि कहाँ से बंदा चढ़ा था, किस गेट से। ठीक है, तो टाइटेनिक में कितने गेट थे उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइज इतनी बातें? हम्म, बोलिए यस गाइज। यस यस सर। सर। चलो आगे देखते हैं। तो अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम ये कैसे पता करें कि हमारे इस कॉलम में कितने डेटा खाली हैं, इस कॉलम में कितने डेटा खाली हैं, इन सभी कॉलम में कितने डेटा खाली हैं। तो कोई बताएगा मुझे? अभी अभी जस्ट बताया है मैंने। इस डेटा फ्रेम को सर डीएफ इज नाम के, नल सम करके। हाँ हम लिखेंगे डीएफ डॉट इज नल पैरेंथेसिस डॉट सम पैरेंथेसिस। ठीक है, ये दोनों फंक्शन है, पांडा सॉरी मेथड है। मेथड है और फंक्शन दोनों सेम होता है, क्लास बना के दिया गया इसलिए मेथड कह रहा हूँ, डीएफ ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों मेथड है, इजनल भी मेथड है और सम भी मेथड है। मैंने पाइथन में फंक्शन और मेथड का डिफरेंस तब सबसे अच्छे से बताया था और सिखाया भी था जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ा रहा था। ठीक है, तो अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग प्लीज उसको देखिएगा एक बार वीडियो को। ठीक है, 330 वाले बैच में आपको पाइथन मिल जाएगा एंड टू एंड। ठीक है, डेटाबेस तक। अब जो है हम डीएफ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पैसेंजर आईडी जो थी हमारी पहली कॉलम थी। ठीक है, मैं डेटा को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो देखो, पैसेंजर आईडी जो थी हमारी पहली कॉलम थी और पैसेंजर आईडी में एक भी कॉलम हमारा, एक भी रो हमारा खाली नहीं है, जीरो दिखाई दे रहा है यहाँ। ठीक है, उसी तरह से सर्वाइव्ड में एक भी बंदे का डेटा खाली नहीं था। पी क्लास यानी कि पैसेंजर क्लास में भी एक भी बंदे का डेटा हमारा खाली नहीं था। नेम नाम की क्लास में एक भी बंदे का डेटा, सॉरी, नेम नेम नाम की क्लास में एक भी बंदे का डेटा खाली नहीं था, सबके नाम पता थे इस डेटा फ्रेम में। जो जेंडर है, सेक्स है, उसमें जो हमारा है मेल फीमेल, उनका भी कोई भी डेटा खाली नहीं है। मतलब जो इंसान जिंदा था या गुजर गया उसका पता था कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, फिर एज। एज में तकरीबन 177 लोगों का ऐसा डेटा है जो नहीं पता है, लेकिन हमें तो यहाँ पे एक ही दिखाई दे रहा। तो मैंने बोला ये ट्रिपल डॉट के अंदर जितने डेटा छिपे होंगे ना, इसमें और डेटा होंगे बाकी बचे हुए। देख रहे हो कितना पावरफुल टूल है, एक बार में पूरे डेटा का सर हमें कंप्यूट करके बता रहा है। जी सर बताइए। सर हम यहाँ पे इजनल में के बाद काउंट क्यों नहीं लगाते? इजनल के बाद काउंट क्यों नहीं लगाते? क्या करोगे काउंट करके? लगा लो, देखो क्या होता है। काउंट है भी कि नहीं है इसमें? है काउंट, लगाओ। लो, काउंटिंग में सबकी काउंटिंग बता दे रहा है, सारे कॉलम्स की। ठीक है, तो उसमें नल की वैल्यू का। देखो मैं इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ। इसका मतलब है तुम्हारा पूरा डेटा सेट आएगा लेकिन फॉल्स ट्रू ऐसा करके आएगा। जहां पे डेटा नहीं था वहां पे ट्रू आएगा, जहां पे डेटा था वहां पे फॉल्स आएगा। इजनल का मतलब ये होता है, मतलब कि हम डेटा फ्रेम पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ डेटा फ्रेम, क्या तुम्हारे ऊपर कोई डेटा ऐसा है जो खाली है? और अगर खाली है तो उस जगह पे इज नल का मतलब होता है ट्रू। ट्रू बता रहा है। अब इतना जो है, हमें सिर्फ खाली जो डेटा है उसकी जगह पे ट्रू बता रहा है। तो जितने भी ट्रूथ है जिस कॉलम में, उसको हमें जोड़ना है, सम करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे डॉट सम, तो वो उन्हीं ट्रू को बस काउंट करता है। समझ में आ रहा है? नहीं गुरुजी, एक बार दोबारा समझा दो, समझ में नहीं आया। देखो, जब तुम ये कर रहे होते हो डेटा फ्रेम के ऊपर इज नल, तो डेटा फ्रेम हमारा इस डेटा को कंटेन करे हुए है। ठीक है, इस पूरे डेटा को कंटेन करे हुए है डीएफ नाम का वेरिएबल। ठीक है, अब इस डेटा फ्रेम में जब तुम इजनल कर रहे होते हो, ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ तो बेटर समझ में आएगा। स्टूडेंट वाला, ठीक है, स्टूडेंट वाला जो डेटा है वो ये है। ठीक है, इसलिए मैं छोटे डेटा को प्रेफर करता हूँ कि छोटे डेटा को समझाना आसान होता है। इस पर पिक्चराइज ही तुम नहीं कर पाओगे, सोच ही नहीं पाते हो तुम। मैं भी नहीं सोच पाता था शुरू में, ऐसा नहीं है।
तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट जब हम लिखते हैं यहाँ पे, और जब हम इजनल लिख रहे हैं इस पे, तो इजनल मैंने तुम लोग को बोला था ना, मेथड जो होते हैं वो अ, तीन तरीके के होते हैं। एक होता है म्यूटेबल मेथड, दूसरा होता है इम्यूटेबल मेथड, और तीसरा होता है क्वेश्चनिंग मेथड या फंक्शन। तीनों हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकता है, मेथड भी हो सकता है। तो सर ये तो तो प्री डिफाइंड फंक्शन हो गया ना। हाँ, पांडास वालों ने बनाए हैं। जी। हाँ, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। देखो जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के ऊपर इजनल, मतलब हम पूछ रहे हैं कि ये स्टूडेंट नाम का वेरिएबल है जिसमें ये पूरा का पूरा डेटा फ्रेम स्टोर्ड है, क्या इसमें कहीं पे कुछ खाली है, ये पूछ रहे हैं। तो जहां पे खाली होगा वहां पे हमें रिजल्ट तो मिलेगा ना, ट्रू ट्रू ट्रू, हम यहाँ पे खाली है ट्रू। और जहां पे खाली डेटा नहीं होगा वहां पे फॉल्स आएगा, मतलब यहाँ पे फॉल्स आएगा, 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 यहाँ पे फॉल्स आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। ठीक है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सब जगह जहां पे डेटा है वहां वहां पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ट्रू कहाँ पे होगा, जहां पे नैन है या नन है। ठीक है, इन सब जगह पे फॉल्स हो जाता है। ट्रू कहाँ पे होगा, तो जहां पे हमारी नल वैल्यू रही है। ठीक है, यहाँ पे ट्रू होगा, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है। तो देखो क्या करता है इजनल, जब हम ये मेथड चला रहे होते हैं ना, तो वो बेसिकली ऐसे ही ट्रू फॉल्स में आंसर देता है। देखो दिख रहा है ना ऊपर में। अब अगला, जब हम इसी के ऊपर डॉट लगा के सम करते हैं, तो जो सिर्फ ट्रू वाली वैल्यूज है हर एक कॉलन में, उन कॉलन का नाम लिखता है, नेम करके कॉलन लगाएगा, और सिर्फ इस कॉलन में ट्रू वाली वैल्यू को जोड़ता है। अब इसमें कोई भी ट्रू नहीं है तो लिख देगा इसके सामने 0। फिर एज वाले कॉलन को उठाएगा, एज लिखेगा यहाँ पे,